गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब। देखो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखें तो टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके दिया हुआ है। टॉपिक 1 का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉपिक 2, और टॉपिक 2 में पहला जो करेंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाला है। ठीक है, 1 मार्क्स इच क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू अनइक्वल रेसिस्टेंस है ना, अनइक्वल है, बराबर नहीं है ना, अनइक्वल है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर्स, है ना, और आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्या क्या चीज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो जैसे आई का न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, आई कितना है वो नहीं आपको दिया गया है, ना ही आर आपको दिया गया है। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द voltage drop across the two end of resistance। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको करंट नहीं दिया गया, ना ही रेसिस्टेंस दिया गया है, लेकिन ये बोल दिया गया कि अनइक्वल रेसिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में है ना, दो ही रेसिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि वो जो दो रेसिस्टेंस दिया गया आपको है ना, उनके इंड पॉइंट पे है ना, रेसिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, है ना, दोनों रेसिस्टेंस का अराउंड में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, है ना। जैसे इनको समझो, दो रेसिस्टेंस है ना और दोनों पैरेलल में है। जैसे मान लो दो रेसिस्टेंस ले लेते हैं और दोनों को पैरेलल में कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया R1, ये हो गया R2, है ना, दोनों पैरेलल में है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, R1 R2 दोनों का वैल्यू अलग है। कुछ करंट भी होगा ना, जैसे अच्छा पैरेलल में अगर रहे तो पैरेलल में करंट सेम नहीं होता है, नहीं होता है ना। इधर कुछ I1 बोल दो, इधर कुछ I2 बोल दो, है ना। इसको पॉइंट A कर दो, इसको पॉइंट B कर दो, इसको पॉइंट C कर दो, इसको पॉइंट D कर दो। तो आपको बताना है कि AB के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस about the point AB and potential difference about the point CD के बीच क्या होगा, है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कितना वोल्टेज होगा, ये सिंपल सा बताना है ना। अनइक्वल होगा, इक्वल होगा, ऐसे कुछ बताना है, सेम होगा या नहीं होगा, है ना, यही पूछ रहा है। वोल्टेज ड्रॉप का यहाँ पे यही मतलब हो गया कि वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के अराउंड सेम होगा या नहीं होगा। देखो एक चीज समझो, अगर रेसिस्टेंस किस में रहे, अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में रहे, अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में रहे तो वोल्टेज जो होता है वो दोनों रेसिस्टेंस के अराउंड, है ना, क्या होगा, सेम रहता है। क्या रहता है, अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में रहे तो वोल्टेज दोनों रेसिस्टेंस के अराउंड किस में रहता है, सेम में रहता है ना। मतलब वोल्टेज अबाउट द पॉइंट ए बी, है ना, वोल्टेज अबाउट द पॉइंट सी डी जो होगा वो सेम होगा। ए बी पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही होगा जितना पॉइंट्स सी डी के बीच का होगा। ठीक है, जब पैरेलल में रहता है तो, लेकिन करंट सेम नहीं रहता है। यहाँ पे बस पूछा होता पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप विल सेम, है ना, विल सेम अराउंड द रेसिस्टेंस, है ना। ठीक है, सेम होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे, दोनों इंड पॉइंट पे वोल्टेज सेम होगा। यही पूछ रहा था इस वाले क्वेश्चन में। बस इतना याद रखना है कि अगर पैरेलल में रहे तो वोल्टेज सेम, है ना, अगर सीरीज में रहे तो करंट सेम। क्या बोले, पैरेलल में रहे जितना भी रेसिस्टेंस आ जाए, 1 2 3 4 जितना भी आ जाए, कोई मतलब नहीं है। पैरेलल में रहे तो वोल्टेज सेम, और अगर सीरीज में आए रेसिस्टेंस, अगर सीरीज में रहे, आर मतलब रेसिस्टेंस, यहाँ भी आर मतलब रेसिस्टेंस, सीरीज में रहे तो क्या होता है, करंट सेम रहता है। ठीक है, करंट सेम। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, आसान है। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो H इज इक्वल टू क्या है, H इज इक्वल टू I पर स्क्वायर RT, है ना। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल, यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हीट इज इक्वल टू I पर स्क्वायर RT, है ना।
कितना हीट प्रोड्यूस होगा जब कोई करंट फ्लो करेगा, किसके थ्रू, तो रेसिस्टेंस आर के थ्रू, है ना, और कितना टाइम के लिए फ्लो करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस सर्किट में या फिर जहाँ से फ्लो कर रहा है वहाँ से, है ना, उस रेसिस्टर के अराउंड में। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसे दिया हुआ है ना, करंट फ्लो कर रहा है आई, ये रेसिस्टेंस आर है। ठीक है, कितना टाइम के लिए क्या, तो टी टाइम के लिए क्या, है ना, तो इस रेसिस्टर के अराउंड में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, वही है फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई पर स्क्वायर आर टी। ठीक है, आर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, आर का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही कम हीट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखा ना तो सारा जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली है ना, देखो हीट हीट करंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई पर स्क्वायर का है, और हीट आर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हीट टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। आई यहाँ पे क्या है, तो अच्छा एच इज इक्वल टू क्या हो गया, हीट, आई क्या हो गया, करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में, है ना, आर क्या हो गया, तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, और टी क्या हो गया, तो टाइम, कितने टाइम के लिए करंट पास किया जा रहा है ना। देखो अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा, अगर ज़्यादा टाइम के लिए करंट को पास किया जाएगा तो भी हीट बढ़ेगा, है ना, तीनों का हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे H क्या हो गया, तो हीट हो गया, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, I क्या हो गया, तो करंट, R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, और T क्या हो गया, टाइम, और ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन H इज इक्वल टू आई पर स्क्वायर आर टी। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस कम कर देंगे तो हीट बहुत कम प्रोड्यूस होगा, अगर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इनका एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, क्या बोले कि अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगा, अगर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, चाहे करंट कांस्टेंट ही क्यों ना हो जाए, और टाइम पे भी डिपेंड करेगा, है ना, कितने टाइम के लिए पास किया जा रहा है। अगर टाइम को भी सेम कर देंगे और दोनों का रेसिस्टेंस चेंज कर देंगे तो जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, समझ में आया। इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे कोड है ना, जो इलेक्ट्रिक जो ओवन वगैरह होता है ना, इलेक्ट्रिक ओवन जैसे कि चूल्हा वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह हो गया, है ना, जो खाना वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उन सब में जो इलेक्ट्रिक ओवन जितना भी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हीट करने के लिए यूज किया जाता है ना, उसी को इलेक्ट्रिक ओवन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके जो हीट के लिए यूज किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन बोल देते हैं, है ना। जैसे चूल्हा वगैरह हो गया उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज किया जा रहा है ना, खाना वगैरह बन रहा है तो हीट ही तो मिल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन बोलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक ओवन जान ही रहा होगा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है ना कि why does the code of an electric oven does not glow while its heating element does। बोलता है कि जो कोड होता है इलेक्ट्रिक ओवन का वो ग्लो नहीं करता है ना, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट वो ग्लो करता है, मतलब जलता है ना, लाल लाल दिखाई देता है ना। लेकिन जो कोड होता है, कोड क्या हो गया, कोड एक तरह से आप तार समझ सकते हैं, है ना, वायर जो होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक ओवन को कनेक्ट किया जाता है। आप लोग कभी घर में होगा तो आप लोग जान रहे होंगे, है ना। तो कोड क्या होता है, ग्लो नहीं करता है, लेकिन कोड से भी तो करंट पास हो रहा है तो कोड ग्लो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करता है। लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, ग्लो करता है ना। ऐसा क्यों, तो देखो वही पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। देखो जो कोड होता है ना, जो कोड जिसको क्या बोल रहे हैं, वायर बोल रहे हैं, जिससे कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक ओवन को, है ना, स्विच प्लग से लेकर वहां पर जो कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक ओवन तक, है ना। इसका रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस वो क्या होता है, रेसिस्टेंस लो होता है, क्या होता है, लो। लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट हम लोग पहले क्वेश्चन भी देखे हैं कि हीटिंग एलिमेंट जो है उसमें एलॉय यूज किया जाता है ना। एलॉय क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उनका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन जो कोड होता है, कोड हम लोग किसका यूज करते हैं, या तो कॉपर का होगा, है ना, कॉपर या फिर एल्युमिनियम का होगा,
जो वायर हम लोग घर में यूज करते हैं ये तो यूज करते हैं, कोड भी तो उसी का बना हुआ रहेगा, है ना, कॉपर एल्युमिनियम का। लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है, एलॉय से बना होता है, और उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है ना। इसको ना R2 बोल दो हाई वाले को, और लो वाले को क्या बोल दो, R1 बोल दो। अभी जस्ट इससे पहले देखे ना, H क्या था, H इज इक्वल टू आई पर स्क्वायर RT, है ना, यही था ना। चलो क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, आई पर स्क्वायर और T को कांस्टेंट कर देते हैं, है ना, कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों के लिए इसी कोड से, तो इसी कोड से, इसी वायर से करंट पास हो रहा है, और कहाँ तक पहुंच रहा है, तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक ओवन है वहां तक पहुंच रहा है ना। तो दोनों के केस में होगा, जो हीटिंग एलिमेंट तक जो करंट पहुंचेगा वही करंट पहुंचेगा, है ना, उतने टाइम के लिए भी पहुंचेगा जितने टाइम के लिए इस कोड से करंट पास हो रहा है ना। करंट उतने पहुंच रहा है, उतने टाइम के लिए पहुंच रहा है, तो दोनों के लिए आई पर स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसको कंसीडर इसीलिए नहीं करते हैं। जो बच गया, क्या बच गया, आर। तो यहां से एच किसका प्रोपोर्शनल हो गया, आर का, है ना। मतलब कि आर जितना ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस से जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। एक तो यहाँ पे देखो एच क्या था, R1, एच क्या था, R1 था, है ना, कुछ सी रख दो यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। और एक एच क्या हो जाएगा, H1, H2 क्या कर दो, सी कांस्टेंट और R2, है ना। अच्छा ना, कांस्टेंट को हटा देते हैं, आई ले लेते हैं, आई पर स्क्वायर R2T, है ना। यहाँ पे क्या कर देते हैं, आई पर स्क्वायर R1T, ठीक है। तो H1 इज इक्वल टू आई पर स्क्वायर T और R1, यहाँ से H2 क्या हो जाएगा, तो आई पर स्क्वायर T और R2, ठीक है। दोनों के लिए, कोड के लिए भी और हीटिंग एलिमेंट के लिए भी देखो आई पर स्क्वायर T क्या है, सेम है। हीट जो प्रोड्यूस होगा, कोड और हीटिंग एलिमेंट में, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन जो कोड होता है, जो वायर होता है, वो किससे बना होता है, कॉपर से बना होता है या फिर एल्युमिनियम से बना होता है। तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अगर रेसिस्टेंस लो है तो हीट भी कोड में क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा ना, लो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ना, लो हीट बहुत कम, है ना, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत कम ही होता है। लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेसिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई रहता है। क्योंकि हम लोग हीटिंग एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक ओवन यूज कर रहे हैं वो किस लिए यूज कर रहे हैं, हीट के लिए तो यूज कर रहे हैं। हम लोग का पर्पस ही यही है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके खाना बनाना है ना। तो जब तक गर्म ही नहीं मिलेगा तब तक खाना कहाँ से बनेगा। तो हम लोग का पर्पस ही वही है इलेक्ट्रिक ओवन यूज करने का। तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस जब हाई है तो हीट क्या होगा, बहुत हाई होगा, है ना, वेरी हाई हीट प्रोड्यूस होगा, वेरी हाई हीट प्रोड्यूस, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है किसका, तो हीटिंग एलिमेंट का, है ना, हीटिंग एलिमेंट का। जब बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, है ना, लाल लाल के जैसा दिखाई देगा ना, ग्लो करेगा ना, जलने जैसा दिखाई देगा ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, जलने लगेगा, है ना, रेड कलर का दिखाई देगा। लेकिन जो कोड होता है, जो वायर होता है, उसका तो रेसिस्टेंस ऐसे ही बहुत कम है, तो लो हीट प्रोड्यूस होगा। और जब लो हीट प्रोड्यूस होगा तो उतना ही वो गर्म ही नहीं हो पाता है कि वो ग्लो कर सके, है ना, जल सके। इसीलिए वही चीज पूछा था कि यहाँ पे जो कोड होता है वो ग्लो नहीं करता है और हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, यही चीज हुआ कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। लिख दे इसको लैंग्वेज में, क्या लैंग्वेज में लिख देते हैं, क्या हो गया, कोड ऑफ एन एलिमेंट, कोड ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट ग्लो, है ना, डज नॉट ग्लो बिकॉज कोड इज मेड अप ऑफ, कोड इज
मेड अप ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम, है ना, कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम, एंड इट हैज लो रेसिस्टेंस, इट हैज लो रेसिस्टेंस, but heating element made up of alloy, made up of an alloy, and it has very high resistance, very high resistance, very high resistance, so कहाँ पे, but heating element made up of an alloy and it has very high resistance, so very high heat is produced, very high heat is produced, very high heat is produced, and so heating element glows, है ना, and so it is glow, है ना, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है इसीलिए ये क्या करता है, ग्लो करता है, लेकिन जो कोड होता है वो बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है इसलिए वो ग्लो नहीं करता है। आया समझ में? ठीक है, चलो इसके बाद करते हैं डिस्कस, लिखो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ऑब्जर्व द सर्किट शोन बिलो, ऑल द 3 स्विचेज आर ओपन, है ना, 3 स्विच है, देखो अभी तीनों स्विच ओपन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्विचेज, अच्छा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्या, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्या दिया हुआ था कि आइडेंटिफाई द स्विचेज, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द स्विच या फिर स्विचेज, है ना, स्विचेज दैट ऑन बीइंग क्लोज्ड, इधर ऊपर लिख देते हैं, दैट ऑन बीइंग क्लोज्ड will cause the fuse to blow, ठीक है, छूट गया था क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि स्विच को यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, जिसको क्लोज करने पर फ्यूज क्या कर जाए, तो ब्लो कर जाए, है ना, फ्यूज ब्लो कर जाए मतलब फ्यूज फट जाए, ठीक है। यहाँ पे इस सर्किट को देखिए, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, स्विच 1 जो कि अभी क्लोज ही है, लेकिन यहाँ पे स्विच 2 देखें तो ओपन है और स्विच 3 भी ओपन है, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ओपन है, ठीक है। अगर ये वाला लाइन नीचे आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा तो स्विच क्लोज हो जाएगा। देखो क्लोज और ओपन का फिजिक्स में कुछ और ही मतलब होता है। अगर स्विच क्लोज कहीं पे लिखा हुआ रहे, स्विच क्लोज लिखा हुआ रहे, इसका मतलब करंट पास हो रहा है ना, करंट पास हो रहा है, ठीक है। अगर स्विच ओपन लिखा हुआ रहे, स्विच ओपन, इसका मतलब करंट ऑफ है, ठीक है, करंट ऑफ है। इसमें क्या हुआ, करंट ऑन है, करंट ऑन, ठीक है। फिजिक्स में स्विच क्लोज और स्विच ओपन का यह मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि इस सर्किट को आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कि कौन सा ऐसा स्विच है जिसको क्लोज करने पर, क्लोज करेंगे तो सर्किट चालू हो जाएगा, है ना, करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लोज करने पर फ्यूज क्या कर जाए, ब्लो कर जाए, फ्यूज फट जाए, है ना, फ्यूज जल जाए, जो बोल दो, है ना। तो इस वायरिंग को देखना होगा, है ना, फ्यूज कब फटता है, जब वायरिंग हम लोग गलत तरीके से कर देंगे तभी फ्यूज फटेगा। तो इस पूरे सर्किट को देखना होगा और वायरिंग देखना होगा कहाँ पे गलत तरीके से हुआ है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्विच क्लोज है, करंट पास हो गया, ठीक है, करंट पास होगा, नीचे आएगा, फिलहाल तो बल्ब भी जलेगा, है ना, बल्ब भी जलेगा इधर से पूरा, अभी क्योंकि ये ओपन है और ये भी ओपन है, आएगा पूरा कंप्लीट सर्किल, है ना, बना रहा है। सर्किल ने मतलब पूरा क्लोज्ड पाथ बना रहा है। तो करंट पास हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से वापस यहाँ तक गया, फिर इधर से वापस, है ना, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। अभी तो ठीक है, अभी बल्ब भी जलेगा।
लेकिन अगर हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया, मिला दिया, इस स्विच को जैसे मिलाए तो देखना करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आया, क्या होगा ना, इधर भी करंट जाएगा और इधर भी करंट जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, ये वापस करंट घूम के किधर आ जाएगा, फिर इधर से भी देखना, इधर से भी देखना, नीचे भी गया ना, इधर से भी करंट पास होगा, इधर से भी पास होगा, और इधर से भी गया, इधर से भी पास होगा ना, दोनों डायरेक्शन से आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे आएगा मतलब करंट का क्या हुआ, जब हम लोग वायरिंग कर रहे हैं वो गलत तरह से कर रहे हैं, और जैसे गलत तरह से वायरिंग करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखें तो इस डायरेक्शन से भी करंट गया, नीचे भी आएगा, यहाँ बल्ब लगा हुआ है ना, देखो, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर अगर आगे बढ़े, मान ले कि इसको हमने क्लोज नहीं किया, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ा, तो यहाँ पे जैसे आएगा, यहाँ पे जंक्शन है, इधर भी करंट जाएगा और इधर भी करंट जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे इसको क्लोज कर देंगे, इधर से पास होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे जैसे आए, ठीक है, तो करंट इधर भी आ जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा, तो फिर से इस डायरेक्शन से जा रहा है करंट और इधर से इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यहाँ पे भी क्या होगा, इनकी वजह से फिर से शॉर्ट सर्किट होगा, है ना, शॉर्ट सर्किट होगा। मतलब गलत तरह से वायरिंग हम लोग दो जगह कर रहे हैं, अगर इस स्विच को क्लोज कर देंगे और इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट जब होगा तो फ्यूज क्या होगा, जल जाएगा, है ना। वही इसमें पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द स्विच जिनकी वजह से स्विच ब्लो कर जाएगा, है ना, स्विच फट जाएगा, तो कौन कौन सा स्विच हो जाएगा, तो स्विच 1 और स्विच 2, स्विच 1 एंड स्विच 2, है ना। अगर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे इनमें से, है ना, इनको अगर क्लोज कर देंगे तो इनके वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, यही पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, गलत वायरिंग की वजह से, अगर गलत वायरिंग करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो फ्यूज क्या होगा, फट जाएगा, है ना, यही था इसमें। अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्या बोल रहा है कि इन ए सर्किट इफ 2 रेसिस्टर और 50 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, है ना, किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। जैसे देखो सीरीज में कनेक्ट है मतलब ऐसे कनेक्ट है ना, ऐसे कनेक्ट है, इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2, ठीक है, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई बोल दो कुछ, ठीक है, आई बोल दो कुछ। तो एक बात बताओ, जब रेसिस्टेंस सीरीज में हो तो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है ना, दोनों रेसिस्टेंस से सेम करंट पास होता है ना। तो यहाँ पे आगे पूछा हुआ था कि कंपेयर द करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर्स, दोनों रेसिस्टर से जो करंट पास होगा उसको कंपेयर करना है, तो दोनों रेसिस्टर से सेम करंट ही पास होगा, है ना, क्योंकि सीरीज में करंट जो होता है वो दोनों रेसिस्टेंस से सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम करंट विल पास, सेम करंट विल पास थ्रू द रेसिस्टर्स, ठीक है, सेम करंट पास होगा। अगर रेशियो निकालने को कहा जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों में सेम हो रहा है तो आई बाय आई करके क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, है ना, 1:1 रेशियो में करंट होगा, दोनों रेसिस्टेंस पे सेम करंट पास होगा, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। अगर पैरेलल में रहता तब करंट सेम नहीं होता, है ना, तब वोल्टेज सेम हो जाता, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता, है ना। याद रख लेना है कि अगर सीरीज में रहे रेसिस्टेंस, है ना, तब करंट क्या होता है, आई क्या होता है, सेम होता है सीरीज में। अगर पैरेलल में रहे रेसिस्टेंस तब क्या होता है, तो वोल्टेज सेम होता है ना, सेम होता है, ठीक है, इसमें करंट सेम और इसमें वोल्टेज सेम, याद रहेगा, ठीक है। यही 5 क्वेश्चन ही था शॉर्ट टाइप में, ठीक है, और 5 का 5 डिस्कस कर लिए हैं, और इसके बाद करते हैं, देखते हैं टाइम कितना हो गया, इसके बाद देखेंगे। हाँ, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो कि शॉर्ट आंसर टाइप होगा, ये 1 नंबर वाला था ना, वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। देखो शॉर्ट आंसर टाइप 1 है ना, उसका क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये कितने नंबर वाला होगा, तो ये होगा 2 नंबर वाला, 2 मार्क, ठीक है, 2 मार्क से सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर वाले होंगे, ठीक है। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, रेजिस्टेंस है इसमें बहुत सारा, R1, यहाँ R2, यहाँ R3, यहाँ R4 निकालना क्या है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है।
एंड करंट इन द सर्किट, वो भी निकालना है। ठीक है, करंट भी निकालना है सर्किट में और साथ ही साथ रेसिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले रेसिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, देखो रेसिस्टेंस पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, यह देखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि देख लेना है कि कहाँ पे करंट का वैल्यू जो है वो बदल रहा है ना, मतलब डिवाइड हो रहा है, करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ से चलते हैं, ये प्लस है ना, ये माइनस है। अच्छा, 24 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से करंट हुआ, कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा, देखो यहाँ पे जंक्शन आ गया ना, है ना, तो करंट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। करंट डिवाइड हुआ ना, यहाँ पे करंट अगर डिवाइड हुआ मतलब ये वाला इस वाले से किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है ना। करंट डिवाइड हो रहा है मतलब पैरेलल में, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो सीरीज में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। देखो है ना, यही पार्ट जो है, ये सर्किट जो है घूम गया है इधर, है ना। तो इस वाले रेसिस्टेंस और इस वाले रेसिस्टेंस के अराउंड करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, R3 और R4। ठीक है, मतलब ये दोनों किस में है, तो सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है। तो R3 प्लस R4 निकाल लो, है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों का कितना हो जाएगा। तो जब सीरीज में रहता है रेसिस्टेंस क्या करते हैं, तो देखो 1/R कहाँ, सीरीज में है ना, तो कुछ बोल देते हैं इसको R3 R4 है ना, फिलहाल RS नाम दे देते हैं। ठीक है, R3 प्लस R4 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या नाम दिए, RS। तो क्या हो जाएगा R3 प्लस R4, है ना, सीरीज में ऐसे सम कर देते हैं। तो ये कितना है, 6 ओम का है, प्लस ये 4 ओम का है, तो कितना हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, RS कितना हो गया 10 ओम। ठीक है, मतलब कि यहाँ से अब इसको हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे और एक रेसिस्टेंस लगा देंगे इस जगह, कितना ओम का, कितना ओम का लगा देंगे, तो 10 ओम का लगा देंगे। ठीक है, 10 ओम, इसी को RS बोले थे। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से गया करंट, यहाँ से गया करंट, कुछ करंट इधर भी जाएगा, कुछ करंट आगे भी जाएगा। करंट डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, है ना। अच्छा, करंट उधर से तो आ ही रहा है ना, यहीं पे करंट डिवाइड हो गया है ना, यहीं पे करंट डिवाइड हो गया है, डिवाइड तो हुआ ना, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इस रेसिस्टेंस के राउंड में आया है। इसका मतलब कि ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस किस में हो जाएगा, तो पैरेलल में हो जाएगा, है ना। करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ है ना, कुछ इधर गया और कुछ इधर गया हुआ है। करंट का डिवाइड होना मतलब रेसिस्टेंस किस में, पैरेलल में है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं R2 और RS का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, तो 1/R, उसको S दिए हुए थे ना, R2S कर देते हैं, क्या कर देते हैं R2S। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/10। अच्छा, दोनों 10-10 का हो गया। ठीक है, तो ये 10 और 1 + 1 है ना, तो 2/10, 2 पंचे 10, 1/5। तो R2S नाम दिए हुए कितना हो जाएगा 5, है ना, 5 ओम का हो गया ये। अब क्या करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया, कितना हो गया, तो 5 ओम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये करंट यहाँ से आ रहा है और इधर चला जा रहा है ना, करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है, वही करंट आगे बढ़ जाएगा। जो करंट इस वाले रेसिस्टेंस में, वही करंट इस वाले में भी आ रहा है ना, करंट का कोई डिवाइड नहीं। मतलब कि अब R1 और R, इसको जो नाम दिए हुए हैं R2S जो नाम दिए हुए हैं, ये दोनों किस में आ गया अब, तो ये दोनों अब आ गया किसमें, तो सीरीज में आ गया, है ना। तो अब 1/R इक्विवेलेंट, अरे 1/R कहाँ, अब निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट, है ना। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या है, R1 प्लस R2S। R1 कितना है, तो 7 ओम का, 7 प्लस 5, है ना, तो 7 5 12 ओम, है ना। ये हो गया R इक्विवेलेंट, है ना, नेट रेसिस्टेंस, है ना, इस पूरे सर्किट में। अब इन दोनों को मिटा देते हैं और एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं जो कि कितना है, जो कि कितना ओम का है, तो 12 ओम का है। ये है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जितना भी लगा हुआ था सबका, है ना, सबका नेट रेसिस्टेंस कितना आ गया, तो 12 ओम आ गया। तो वही हो जाएगा R इक्विवेलेंट, जो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा था, यही हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस, है ना, टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है,
और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो करंट इन द सर्किट। तो करंट भी निकाल लेते हैं, करंट भी निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज पता है ना, 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो देखो 24 वोल्ट का अगर बैटरी लगा हुआ है, अच्छा V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। कितना वोल्ट का बैटरी है, 24। I निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो 12 आ गया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 24/12। तो 12 दूना 24। करंट कितना का होगा, तो 2 एम्पेयर का करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है ना। नेट करंट, टोटल करंट जो है वो 2 एम्पेयर का ही है ना। और सब क्या बोल रहे हैं, सारा रेसिस्टेंस के अराउंड जो है वो 2 एम्पेयर का करंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो देखे थे हम लोग पैरेलल में था, तो वहाँ पे करंट डिवाइड भी होगा। हमने बताया कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वो कितना का निकलेगा, 2 ओम का निकलेगा, ठीक है। और वही निकालना था करंट इन द सर्किट, तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को ये पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखे थे डिस्कस करने के लिए, लेकिन नहीं करेंगे, इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा भी होता है। चलो फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो।